Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the Bismarck policy of iron and blood. Okay, so ये पॉलिसी थी क्या, इससे जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हो गया, ये आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन फेज वाइज मैनर्स में ये सब कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1861 में पर्शिया में नए किंग का उदय होता है जिनका नाम है विल्हम वन। ओके, तो उन्होंने एक चांसलर अपॉइंट किया था जिसका नाम था बिस्मार्क। तो ये विल्हम वन बहुत ही एंथुजियास्ट थे। उन्होंने आर्मी भी मोबिलाइज चालू कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिनको जर्मनी को यूनिफाई करना था। एक ही एम था इनका और वो उसके तहत काम भी करते थे। और उन्होंने लोअर हाउस से परमिशन भी मांगी थी पैसे इकट्ठा करने की, युद्ध करने की, पर ये लोअर हाउस उनको परमिशन नहीं दे रहा था। अपर हाउस ने तो पास किया था पर लोअर हाउस ने पास नहीं किया था, यह हमें देखने को मिलता है। जब बिस्मार्क का उदय होता है तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो कुछ भी करो, मार दो, काट दो या कुछ भी करो आप, पर जर्मनी को यूनिफाई कर दो, इस पॉलिसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो अगर लोअर हाउस ने नहीं पास कर दिया तो उसको छोड़ दो और अपर हाउस से पास कर दो और आगे बढ़ो, ऐसी इनकी पॉलिसी थी। तो जर्मन यूनिफिकेशन अब हम फेज मैनर में देखते हैं। तो यहाँ पे मैप में हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ डेनमार्क है, दूसरी तरफ जर्मनी है। इनके बीच में सेल्सविक और होलिस्टीन का पार्ट है जो कि 1815 में वियना कांग्रेस में ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत में आता है। तो अब क्या होता है, 1863 में ये डेनमार्क हलो हलो इस पर कब्जा करना चालू कर देता है। तो ये तो बिस्मार्क को बहुत गलत लगता है कि ये जर्मन की टेरिटरी और ये डेनमार्क के अधीन हो जाएगी। तो इस डर की वजह से ये बिस्मार्क क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया के किंग के पास जाता है, उसको समझाता है कि डेनमार्क कैसे आपकी टेरिटरी हड़प ले रहा है। मैं डेनमार्क के साथ युद्ध करता हूँ और ये टेरिटरी हम दोनों के नाम पे कर देता हूँ, ऐसा बोल के जर्मनी डेनमार्क पे युद्ध कर देता है। मतलब पर्शिया था तभी जर्मनी अभी उदय नहीं हुआ था, पर्शिया अभी डेनमार्क पे युद्ध कर देता है और डेनमार्क की इसमें हार हो जाती है और सेल्सविक दिया जाता है जर्मनी को और होलिस्टीन लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ओके, तो होलिस्टीन ऑस्ट्रेलिया के पास जाता है और सेल्सविक जर्मनी के पास रह जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। ये टेरिटरी उन्होंने डिवाइड कर दी। अभी एक सेल्सविक जर्मनी का पार्ट हो गया, ये तो हमें देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट फेज है जर्मनी यूनिफिकेशन में, ये हमें देखने को मिलता है। अब सेकेंड फेज में अगर हम चलते हैं तो बिस्मार्क को ये लगता है कि अगर जर्मनी को यूनिफाई करना है तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा ही। ओके, तो ये मुमकिन था क्या? ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि फ्रांस की आर्मी बहुत थी, ऑस्ट्रेलिया की बहुत थी और ये दोनों फ्रेंड्स थे। तो अगर ये दोनों मिलके जर्मनी पे आक्रमण कर देते हैं तो हारते हैं, ये बिस्मार्क को पता था। तो अभी उन्होंने एक चालाकी खेली कि एक एक को पकड़ के हम हरा देते हैं, ऐसी चालाकी की। बीच में एक पोलैंड में रेवोल्यूशन होता है जो कि रशिया के अधीन होता है। ओके, तो रशिया फ्रांस का दोस्त है, ये हमें देखने को मिलता है। रशिया क्या है? फ्रांस का दोस्त है। तो रशिया का के अधीन में कौन था? पोलैंड था। पोलैंड में एक पोलिश रेवोल्यूशन चालू होती है, लोगों ने विरोध करना चालू कर देता है। तो ये विरोध सप्रेस करने के लिए जर्मनी रशिया को हेल्प करता है। तो अब बिस्मार्क जो रशिया के पास जाता है और उनको बोल देता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध करने वाला हूँ, वो बहुत एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है जर्मन के लोगों का, तो आप इस युद्ध में न्यूट्रल रहो। ओके, ऐसा बोलता है और रशिया के मार्फत ही वो फ्रांस को भी कन्विंस कर लेता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया को युद्ध करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आप दोस्त हो पर आप न्यूट्रल रहो इस युद्ध में, ऐसा बोल के वो दोनों को कन्विंस कर देता है। और कुछ टेरिटरी है हम मिल बांट के खाएंगे या आपको ये टेरिटरी मैं आपको सौंप दूंगा, ऐसे वो फ्रांस को बोलता है। कौन बोलता है? बिस्मार्क बोलता है। ओके, जर्मन के चांसलर। तो अभी बिस्मार्क अपने देश जाता है, वहाँ पे सब परिस्थिति देखता है और वो अब ऑस्ट्रेलिया को इंस्टिगेट करना चालू कर देता है। अभी उसको युद्ध करना है तो ऑस्ट्रेलिया को वो बोलता है जो होलिस्टीन आपने लिया था, जो युद्ध करके मैंने जीता था और आपको दिया गया था वो होलिस्टीन का पार्ट, वो मुझे सौंप दो क्योंकि वो जर्मन का पार्ट है, ऐसा वो इंस्टिगेट करने चालू कर देता है उसको। तो ऑस्ट्रेलिया बोलता है ऐसे कैसे भाई, आपको तो मैंने मदद कर दी थी युद्ध में, तो अभी ये पार्ट कैसे आपको दे दूँ। तो एक वॉर्स चालू हो जाता है इनके बीच में
बैटल ऑफ सोल्डोवा चालू हो जाता है। ये उसकी तस्वीरें ये हमें देखने को मिलता है। 1866 में ये वॉर चालू होता है। अभी 1863 में डेनमार्क के साथ युद्ध करता है और 1866 में ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध कर देता है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की हार हो जाती है बैटल ऑफ सोल्डोवा में, और 18 स्टेट जो नदर्न स्टेट थे वो जर्मनी के अधीन हो जाते हैं। 18 स्टेट का यूनिफिकेशन हो जाता है। ये हमें सेकेंड फेज में देखने को मिलता है। ओके, अब आता है थर्ड फेज। अभी ये थर्ड फेज में क्या होता है ये हमें देख सकते हैं। अभी नॉर्दर्न जर्मनी तो अभी जर्मनी का पार्ट हो गया। नॉर्थ जो पार्ट था जो ऑस्ट्रेलिया के अधीन था वो अभी जर्मनी के अधीन हो जाता है। तो जब ये युद्ध खत्म होता है तो बिस्मार्क क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं करता है इस युद्ध में, क्योंकि उसको पता होता है कि अभी आगे जाके हमें फ्रांस के साथ युद्ध करना है, ताकि उसका जो सदर्न साइड के जो पार्ट में उसके जो अधीन जो प्रदेश है या स्टेट है उसको भी अब जर्मनी में यूनिफाई करना है। इसलिए वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा ह्यूमिलेट इस युद्ध में नहीं करता है, क्योंकि वो जब फ्रांस से युद्ध करना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया न्यूट्रल रहे या फिर ऑस्ट्रेलिया उसकी हेल्प करे, ऐसी उसकी मंशा थी। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया और जर्मन का युद्ध होता है तब ये नदर्न स्टेट का जब यूनिफिकेशन होता है तब ये फ्रांस को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि फ्रांस को पता चलता है कि अब ये बिस्मार्क की पॉलिसी क्या है और ये आगे क्या करना चाहता है। तो जब ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के युद्ध हो रहा था तभी फ्रांस क्या करता है कि वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध की तैयारी करना चालू कर देता है और ये बिस्मार्क को पता चल जाता है। तो इस युद्ध ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के युद्ध चालू होता है, उसमें फ्रांस बीच में कूद के जर्मनी को हरा देना चाहता था। ये फ्रांस की नीति थी। पर ये बिस्मार्क को पता चलते ही उसने क्या किया, 5 हफ्तों में ही ये ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का युद्ध खत्म कर दिया, ताकि फ्रांस को मौका ही ना मिले युद्ध में आने के लिए। ऐसा उसने किया और ऑस्ट्रेलिया को भी ह्यूमिलेट नहीं किया था। ओके, तो ये बिस्मार्क की चालाकी हमें देखने को मिलती है। तो ये जब युद्ध खत्म होता है तो फ्रांस अब क्या करता है, जो न्यूट्रल रहा था फ्रांस और रशिया, तो फ्रांस अब लेटर भेजना चालू कर देता है बिस्मार्क को कि अब हमने युद्ध में न्यूट्रल रहा है, अभी देखो फ्रांस कैसे खेल रहा है, और बिस्मार्क की चालाकी अब हम देख सकते हैं। तो फ्रांस उसको बोलता है कि अब हमने वॉर में तो न्यूट्रल रहा है भाई, अब ये हमें हमारी टेरिटरी बांट दो, हमें अपनी टेरिटरी दे दो। तो फ्रांस का कब्जा कहाँ रहता है, सदर्न जर्मनी पे फ्रांस का कब्जा रहता है। तो वहाँ पे लोगों को अब नेशनलिस्ट की भावना बिस्मार्क को जगानी थी। तो ये लेटर जब बिस्मार्क के पास पहुंच जाता है तो फ्रांस के लोग जो बहुत क्लोज थे, वहाँ के लोग जो सदर्न जर्मनी के लोग कैथोलिक रिलीजन की वजह से फ्रांस के बहुत करीब थे, तो उनमें ये लेटर सारे पब्लिश कर देता है कि फ्रांस हमारा दुश्मन है और वो अपनी टेरिटरी कैसे हथियार लेना चाहता है, और उसने वॉर में कैसे न्यूट्रल रहा ताकि टेरिटरी उसको हथियार लेनी है, इसलिए उसने ऐसा किया है। ये सदर्न जर्मनी लोगों के लिए वो बोल देता है। इससे क्या होता है, वॉलंटरी सदर्न जर्मनी और सदर्न जो पार्ट है वो जर्मनी में विलीन हो जाता है। तो इससे फ्रांस बहुत नाराज़ हो जाता है और वॉर में कूद जाता है। ये वॉर को सीदान बोलते हैं, बैटल ऑफ सीदान 1817 में हुआ था। तो ये बहुत भयंकर वॉर होता है और एट लास्ट इसमें जर्मनी की जीत होती है, फ्रांस की हार होती है। 83,000 सोल्जर कैप्चर कर लिया जाता है जर्मनी के द्वारा फ्रांस के, और एक ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में। ये कहाँ हुआ था, सेंट्रल हॉल ऑफ वर्सेलिस में हुआ था। ये हमें देखने को मिलता है, ये ट्रीटी साइन वहाँ पे होती है। ये हॉल में ये ट्रीटी साइन होने से क्या होता है, फ्रांस की प्रतिष्ठा को बहुत ही आहत पहुँच जाता है, क्योंकि अब ये फ्रांस भी हार चुका था, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह नॉर्दर्न जर्मनी जो ऑस्ट्रेलिया के युद्ध के बाद जर्मनी में शामिल हुआ था, उसके बाद ये लेटर बॉम्ब इसने डाल दिया था साउथ पार्ट के जो फ्रांस के अधीन थे, तो उससे सदर्न पार्ट भी वॉलंटरी जर्मनी में यूनिफाई होता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह ये आयरन और ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क हमने देख लिया है। तो अब जर्मनी यूनिफाई हो गया है। इसके बाद के वीडियो में बिस्मार्क का क्या रोल रहा जर्मनी यूनिफाई होने के बाद में, ये हमें
देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।